नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज का विषय हमारा है वाक्यों का वर्गीकरण। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और दोस्तों, इस पॉइंट को लेके मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं, इसके पीछे कारण ये है कि तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो काफ़ी नज़दीक हैं। जैसे आप सीटेट कह लें या फिर यूपी टेट कह लें, राजस्व लेखपाल कह लें, यूपी पुलिस, ये तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं और इन परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण से प्रश्न आते हैं। हिंदी व्याकरण उनके सिलेबस में है, तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि तमाम प्रश्न पत्रों का अवलोकन करने के बाद मैंने ये पाया कि ये भाग महत्वपूर्ण है और इस भाग से प्रश्न इन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करें इससे पहले एक दो चीज़ें आपसे मैं कहना चाहूँगा कि हिंदी के और भी जो बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, अपलोड कर रखा हूँ। लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको एक बार जाके ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं और देखते हैं वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है, कितने आधारों पे किया जाता है। तो दोस्तों, जो वाक्यों का वर्गीकरण है वो दो आधारों पे किया जाता है। सबसे पहला आधार है रचना के आधार पे, और दूसरा आधार जो है वो है अर्थ के आधार पर। इन दो आधारों पे वाक्यों का वर्गीकरण किया जाता है और बहुत ही आसान सा टॉपिक है। एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कम समय में ही स्पष्ट करने की कोशिश करता हूँ। इन दो आधारों पे वाक्यों का वर्गीकरण किया जाता है। और सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे कि पहला आधार जो है रचना के आधार पे वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकारों में किया जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि रचना के आधार पे वाक्यों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। देखते हैं इसे। ये रचना के आधार पे हम लोग देख लेते हैं। पहला इसमें है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, या दूसरे शब्दों में इसको हम लोग कहते हैं सरल वाक्य, भी कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये एक ही चीजें हैं, सरल वाक्य। अब ये क्या है, बस एक लाइन की चर्चा इसमें हम लोग को करनी है, बहुत ज्यादा इसमें नहीं है। ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। साधारण वाक्यों में बस सिर्फ एक ही मुख्य क्रिया होती है। क्या होती है? एक ही मुख्य क्रिया होती है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं साधारण वाक्य। एक उदाहरण आपको देता हूं और फिर इसके बाद जरा सी बात करते हैं हम लोग। एक उदाहरण आपको देता हूं, जैसे राजू खेलता है। इसी तरह से राम लिखता है। इन वाक्यों को देख के आपको क्या लगता है? इनको साधारण वाक्य हम क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि जो मुख्य क्रिया है वो एक ही मुख्य क्रिया इनमें होती है। इसी कारण से इनको कहा जाता है सरल वाक्य या फिर साधारण वाक्य। दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं इंग्लिश में इसको। और ये काफ़ी बार मैंने देखा है, सीटेट और राजस्व लेखपाल की परीक्षा में इससे प्रश्न पूछा भी है। तो संयुक्त वाक्य क्या होता है? संयुक्त वाक्य जो है एक दूसरे से योजक के द्वारा ये जुड़े होते हैं, जो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं उनसे जुड़े होते हैं, जैसे और, एवं, इस तरह से इन शब्दों से वो जुड़े होते हैं। और इनमें एक चीज ध्यान देने वाली और क्या है कि ये वाक्य जो होते हैं इनमें 2 या 2 से अधिक वाक्य हो सकते हैं और सभी वाक्य स्वतंत्र होते हैं। यदि योजक हटा लिया जाए तो वो स्वतंत्र हो जाएंगे। जैसे राम, दूसरा उदाहरण मैं लिखता हूं। पहला उदाहरण आपको देता हूं,
शीला ने खाना बनाया और नेहा ने उसे परोसा। 1 मिनट के लिए दोस्तों इस वाक्य पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें 2 वाक्य हैं और दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं। यदि योजक को हटा लिया जाए, जैसे यहाँ पे और लगा है, यहाँ पे आपको एवं भी देखने के लिए मिल सकता है। इस तरह से और भी समुच्चय बोधक अव्यय हैं, तो जिनसे भी जुड़े हों ये दोनों अपने आप में, ये दोनों वाक्य जो हैं ये अपने आप में स्वतंत्र वाक्य हैं। यदि यहाँ से योजक चिन्ह हटा लिया जाए तो ये अलग अलग स्वतंत्र वाक्यों के रूप में काम करेंगे। एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है और यहाँ के प्रधानमंत्री, आप कुछ भी समझने के लिए बना सकते हैं। यहाँ के पीएम लिख देता हूँ, माननीय नरेंद्र मोदी हैं। आप लोग समझ लीजिएगा, जगह शायद ये फ्रेम से बाहर जाएगा। माननीय नरेंद्र मोदी हैं। तो कहने का अर्थ ये है, ये उदाहरण देने का मतलब ये है कि जब भी हम संयुक्त वाक्यों के बारे में बात करेंगे तो इसमें दोनों उपवाक्य, क्योंकि ये एक ही वाक्य है, एक ही वाक्य के अंतर्गत इनको हम ले रहे हैं, तो ये दोनों ही उपवाक्य कहे जाएंगे। एक और से पहला वाला जो उपवाक्य है और एक और के बाद वाला जो उपवाक्य है। यदि हम लोग और को हटा लेंगे तो ये दोनों स्वतंत्र रूप से एक नए वाक्य के रूप में इनका अस्तित्व बन सकता है। तो आप समझ गए होंगे, जो संयुक्त वाक्य होते हैं उनमें जो भी उपवाक्य मिलते हैं वो किसी न किसी समुच्चय बोधक अव्यय से आपस में जुड़े होते हैं। और दोनों वाक्यों का जो इस वाक्य में जो दोनों उपवाक्य प्रयोग होते हैं उनका स्वतंत्र अस्तित्व भी होता है। यदि समुच्चय बोधक अव्यय हटा लिया जाए और अथवा एवं ये आदि हटा लिया जाए तो ये स्वतंत्र रूप से भी एक स्वतंत्र वाक्य के रूप में ये रह सकते हैं। समझ गए होंगे दोस्तों। समझने वाला जो आखिरी बिंदु हमारा है वो है मिश्रित वाक्य। ये भी महत्वपूर्ण है और इसी को हम लोग को समझना है कि इसमें क्या होता है। मिश्रित वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है, एक प्रधान वाक्य, और जो अन्य उपवाक्य होंगे, जो अन्य भाग होगा वो इसी प्रधान उपवाक्य पे ये आश्रित होंगे। ये आप लोग को समझने वाली चीज है कि एक जो इसमें होगा वो प्रधान वाक्य होगा और जो बाकी का भाग उसका होगा वो इसी प्रधान वाक्य पे जो है वो निर्भर रहेगा। तो बाकी, इसको लिख देता हूं, बाकी भाग प्रधान वाक्य पर निर्भर। वाक्य इसी से आप लोग समझ लीजिएगा, प्रधान वाक्य पर निर्भर रहेगा। अब किस तरह से निर्भर रहेगा, मैं आपको उदाहरण से इसको स्पष्ट करता हूं। पहला उदाहरण लेते हैं। जैसे मालिक ने कहा है कि कल की छुट्टी रहेगी, अब यहां इसको समझते हैं हम लोग। मालिक ने कहा है कि कल की छुट्टी रहेगी,
तो प्रधान वाक्य इसमें क्या हो गया, आप लोग समझ सकते हैं कि प्रधान वाक्य इसमें हो जाएगा मालिक ने कहा है कि। यदि इस प्रधान वाक्य को हटा लिया जाए तो ये बचा हुआ जो वाक्य रहेगा, उपवाक्य कह लीजिए इसको, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए ये बाद वाला जो भाग है, वाक्य का जो बाद वाला भाग है या दूसरा उपवाक्य कह लीजिए इसको पहला उपवाक्य कह लीजिए, तो इसमें एक उपवाक्य प्रधान रहेगा और दूसरा उस पर आश्रित रहेगा। इसमें क्या हो रहा था यही पे स्पष्ट कर लेते हैं। संयुक्त वाक्य में क्या हो रहा था कि इसमें दोनों वाक्यों का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। यदि समुच्चय बोधक अव्यय को हटा लिया जाए, योजक को हटा लिया जाए, तो ये स्वतंत्र रूप से भी इनका एक अर्थ रहेगा इन वाक्यों का। लेकिन इसके विपरीत जो मिश्रित वाक्य है उसमें यदि प्रधान वाक्य को हटा लिया जाए तो जो बाकी आश्रित उपवाक्य है स्वतंत्र रूप से उसका कोई अर्थ नहीं बचेगा, या इस तरह से कह लें कि वो एक तरह से अर्थहीन हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं समझ में आएगा। तो आप लोग समझ रहे होंगे। एक उदाहरण और दे देता हूं आप लोग को यहाँ पे, वो है हिरन ही एक ऐसा पशु है जो कुलांचे भर सकता है। यहां भी समझ लीजिए, हिरनी एक ऐसा पशु है जो कुलांचे भर सकता है। अब यदि इस हिरन ही एक ऐसा पशु है, इसको अलग कर लिया जाए तो कुलांचे भर सकता है, इसका क्या आप अर्थ लगाएंगे? हम समझ सकते हैं कि यदि इसको अलग कर लिया जाए तो जो बाकी बचा हुआ उपवाक्य है जो कि इसी पे आश्रित है और इसी को खत्म कर दिया जाए, इसी को हटा लिया जाए, तो जो आश्रित उपवाक्य है उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मिश्रित वाक्य को समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसमें एक प्रधान उपवाक्य होगा, या उसको वाक्य कह लीजिए, एक प्रधान वाक्य होगा और अन्य उस पे आश्रित उपवाक्य हो सकते हैं। वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। तो ठीक है, तो यही था जो रचना के आधार पे हम लोगों ने शब्दों का वर्गीकरण, वाक्यों का वर्गीकरण देखा। उसमें साधारण वाक्य या सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, और इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों यहीं पे एक चीज़ आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप हमें, यदि आपकी कोई क्वेरी है, देखिए पढ़ने लिखने का एक स्वच्छ माहौल, एक स्वच्छ वातावरण कब बनता है? मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ कहीं पे हो सकती हैं। तो आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट किया कीजिए, और जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपकी जिज्ञासा है, वो मुझे बताइए, मैं उसको ढूंढूंगा, आप तक लाऊंगा। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ न छोड़ूं जो आपके लिए आवश्यक हो, ज़रूरी हो, आपके काम आ सकती है। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो देखें और उसको देखने के बाद कमेंट भी करें, ताकि मुझे ये पता चले कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो कितनी उपयोगी है, कितनी लाभदायक है। तो चलिए ये हो गया। अब बाकी का जो बचेगा हमारा, वो बच रहा है हमारा अर्थ के आधार पे वाक्यों का वर्गीकरण। तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें दोस्तों आपको एक मैं ट्रिक भी बता सकता हूं, अगर आप चाहें तो उसकी मदद से भी इनको याद कर सकते हैं। अर्थ के आधार पे जो वाक्यों का वर्गीकरण होता है वो 8 प्रकार से होता है। यानी अर्थ के आधार पे वाक्यों के 8 प्रकार होते हैं, कुल 8 प्रकार। ये बहुत सामान्य से पॉइंट हैं, और एक बार इसको सबसे पहले मैं सारे को लिख लेता हूं और एक एक लाइन में हम लोग इनको स्पष्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ देखने के लिए नहीं है। चलिए, पहला इसमें है विधानवाचक वाक्य। दूसरा प्रश्नवाचक वाक्य।
तीसरा है निषेधवाचक वाक्य। चौथा विस्मयादि वाचक वाक्य। पांचवा है संकेतवाचक, ये एक ही में लिखना चाहिए, संकेत वाचक वाक्य। छठा है संदेहवाचक वाक्य। सातवां है इच्छावाचक वाक्य। आठवां और आखिरी है आज्ञावाचक वाक्य। दोस्तों, इनमें से ज़्यादातर के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो मेन है उन्हीं के बारे में मुझे ज़रा सा बताना है। तो अर्थ के आधार पे वाक्यों की ये 8 प्रकार हैं दोस्तों। इसमें पहला है विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, विस्मयादि वाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, यह है संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और आखिरी है आज्ञावाचक वाक्य। ये इनमें से मैक्सिमम आपको आते होंगे, मैं जानता हूँ, मैंने पहले भी कहा, लेकिन कुछ इसमें से ऐसे हैं जिनमें बताने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, समझाने की ज़रूरत पड़ेगी। पहला है इसमें विधानवाचक वाक्य। तो इसमें क्या है समझ लीजिए, ऐसे वाक्य जिनसे किसी कार्य के होने की सामान्य सूचना मिले, इन्हीं को हम लोग कहते हैं विधानवाचक वाक्य। जैसे उदाहरण लेंगे हम लोग को स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मनोज खेलता है, यहां पे हम लोग देख रहे हैं। इसी तरह से और भी हो सकते हैं। दिशा पढ़ती है। इनको देखने के बाद हम लोग को पता चल रहा है ये साधारण वाक्य जैसे ही हैं, लेकिन चूंकि ये अर्थ के आधार पर बने हैं और इसी हिसाब से व्याकरणिक दृष्टि से इनके बारे में बताया गया है, तो मैं इसी तरह से आपको बता रहा हूँ। मनोज खेलता है, इस वाक्य में क्या है, इस वाक्य से किसी कार्य के होने की एक सामान्य जानकारी, एक सामान्य सूचना मिलती है। दूसरे उदाहरण में दिशा पढ़ती है, तो इसमें भी किसी कार्य के होने की एक सामान्य सूचना मिल रही है, इसलिए ये विधानवाचक वाक्य हो गया। दूसरा इसमें हम लोग का है प्रश्नवाचक। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग इंग्लिश में भी पढ़ते थे, कुछ इसी तरह का है और थोड़ा बहुत अंतर है। तो इसमें प्रश्न का इसमें भाव होता है, इसमें प्रश्न का ज्ञान होता है, प्रश्न का बोध होता है, प्रश्न करने का। जैसे ये उदाहरण हो सकता है, तुम कल क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे। तो यहां पे प्रश्न किया जा रहा है, इसमें बहुत कुछ बताने के लिए नहीं है। तीसरा है निषेधवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है, इन वाक्यों में किसी कार्य के न होने का बोध होता है। निषेधात्मक है ये निषेधात्मक वाक्य होते हैं, इसमें नकारात्मक होते हैं ये वाक्य। इसमें किसी कार्य के न होने का हम लोग को बोध होता है, तो इसीलिए इनको कहा जाता है निषेधवाचक वाक्य। एक उदाहरण लिख लेते हैं। हमें गलत का साथ नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। या फिर और भी कुछ उदाहरण हो सकते हैं, आप लोग समझ रहे हैं, इसमें बहुत कुछ नहीं है। जो चौथा है,
ये है विस्मयादिबोधक या विस्मयादिवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है, जैसे आश्चर्य, हर्ष, खुशी, इस तरह के विस्मय सूचक इनमें शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे हे भगवान, हे भगवान हमारी रक्षा करना। और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे छी ये बहुत गलत काम है। इस तरह से ये इनके उदाहरण हो गए। विस्मय यानी कि अचानक कोई घटना होती है और हमारे मुंह से, हमारे ज़बान से कुछ ऐसे शब्द निकालते हैं, अरे ये क्या हुआ, वाह क्या बात है। इस तरह से जो है विस्मय अचानक जो हमारे मुख से उच्चारित होते हैं, ये है संकेतवाचक वाक्य। दोस्तों इनको समझना है हमें कि संकेतवाचक वाक्य क्या होते हैं। इसी के बारे में, इन्हीं एक दो जो प्रकार हैं वाक्यों के, इन्हीं के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था कि इनको ये कैसे होगा। तो संकेतवाचक में क्या होता है कि एक कार्य का होना दूसरे कार्य के होने पे निर्भर करता है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, छोटा सा, एक कार्य का होना दूसरे कार्य के होने पर निर्भर। उदाहरण देखते हैं, समझ में आ जाएगा हमारे बहुत आसानी से ये। जैसे यदि मैं अच्छे से पढ़ता तो पास हो जाता, अच्छे से पढ़ता तो पास हो जाता। तो इस प्रकार से और भी उदाहरण हो सकते हैं। इसका मूल मंतव्य यही है कि एक कार्य तभी होगा जब दूसरा कार्य हो जाएगा। एक कार्य का होना दूसरे कार्य के होने पे ही निर्भर है, ये होगा तभी दूसरा वाला होगा। तो इसमें यह है संदेहवाचक। ये भी बहुत आसान सा है। इसमें इन वाक्यों से संदेह का बोध होता है। किसी कार्य के होने में संदेह का बोध हो तो वो संदेहवाचक वाक्य होते हैं। जैसे शायद हो सकता है, इस तरह के शब्द इसमें आएंगे। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं, शायद कल रमेश आएगा, रमेश आएगा। तो इनमें संदेह है, निश्चित नहीं है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो यही भावार्थ है इसका। इन वाक्यों में संदेह का बोध होता है, इसीलिए ये संदेहवाचक वाक्य हैं। अगला है इच्छावाचक वाक्य। इसमें क्या होता है, जैसे हम शुभकामना देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो इस तरह की इसमें भावना छुपी होती है। इस प्रकार के वाक्यों में इस तरह की भावनाओं का बोध होता है। जैसे भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। तो इसमें एक भावना छुपी हुई है, एक इसमें इच्छा छुपी हुई है। तो इस तरह से इनका प्रयोग होता है। और आखिरी है आज्ञावाचक वाक्य। इस तरह के वाक्यों में क्या होता है, आज्ञा से संबंधित हमें बोध होता है, आज्ञा देने का बोध होता है, उपदेश देने का बोध होता है। जैसे तुम्हें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए। इसी तरह से तुम कल दिल्ली जा रहे हो। इस तरह के जैसे आज्ञा उसमें छुपा हो, आज्ञा देने का भाव छुपा हो जिन वाक्यों में, तो वही होंगे आज्ञावाचक वाक्य। दोस्तों मैंने कहा था कि मैं अंत में एक आपको एक ट्रिक कह लीजिए वो आपको बताऊंगा, ताकि आप ये जो 8 प्रकार है वाक्यों को उनको आसानी से याद कर पाएँ, आसानी से रिकॉल कर पाएँ। तो वो मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ। विद्या अध्ययन
यही कर देता हूँ, विद्याध्ययन प्रशंसनीय है, लेकिन आप प्रशंसनीय ऐसे लिखेंगे, दोनों पे बिंदु देके, प्रशंसनीय है। यही वो ट्रिक है जिसके आधार पे इन 8 जो प्रकार है, वाक्यों के जो 8 प्रकार हैं अर्थ के आधार पे, उनको आप रिकॉल कर सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं। तो वो किस तरह से होंगे आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। और बस आज के लिए इतना ही, विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।